डॉक्टर राजेश सर, शुरू करना है हमें। यस सर, वी कैन स्टार्ट। ओके। आइरिस सर ने ज्वाइन किया है। सर इज बिजी इन द मीटिंग। ओके, तो नो प्रॉब्लम। तो हम शुरू करते हैं। नमस्कार और वेलकम। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ संकल्प फाउंडेशन एंड द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जलगांव, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर द वेबिनार. Before starting for today's webinar, I just want to introduce about the uh, संकल्प फाउंडेशन. पिछले 12 सालों से हमारा एनजीओ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में काम कर रहा है. हमारा जो प्राइमरी प्रिंसिपल है, गो टू विलेजेस ऑफ महात्मा गांधी जी एंड शिव भावे जीव सेवा स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का जो प्रिंसिपल है, उसके ऊपर हमारा एनजीओ काम करता है. हम रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं. हमारे एनजीओ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ. बाद में हम आज के प्रोग्राम के लिए शुरू करते हैं. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। कोरोना समय में जब सारे ऑफलाइन एक्टिविटी बंद थी, तो हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें लगभग 10 से भी ज्यादा हर महीने में एक ऐसे वेबिनार सीरीज जिसमें अलग अलग टॉपिक लिए, रूरल डेवलपमेंट से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर उस समय बहुत सारे लोग टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर का स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना है. इसलिए हमने ऑनलाइन वर्कशॉप लिया पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो सारा कंट्रोल कर सके. इसके अलावा हमारे छत्रपति शिवराय, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने वेबिनार सीरीज लिया. अभी पिछले 2.5 सालों से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, हमारे एनजीओ का संवाद सारथी करके, जिसमें हम जो भी
डिफरेंटली एबल पर्सन है महाराष्ट्र और भारत के, उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो अपना जो भी संघर्ष है, उनका जो लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर कर सके। तो लगभग अभी तक 122 एपिसोड उसमें हमारे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा एनजीओ काम कर रहा है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के प्रोग्राम के बारे में डॉक्टर राजेश कोलारकर सर को इनवाइट करता हूँ कि वो प्रस्तावना रखे, और फिर हम आगे जाते हैं। डॉक्टर राजेश सर। Okay, sir. Thank you. Am I audible? Yes. यस सर, योर वीडियो इज नॉट विजिबल सर। या So good afternoon, one and all. We welcome all of you on the behalf of NSS Department, Government Agri College and Hospital Jalgaon and Sankalpa Foundation Samnet in this special webinar. So this webinar is organized under the activity of TA Sagar Mitra model, plastic segregation at source and recollection drive, and Chala Januya Nadila project of Government Maharashtra and Jal Biradari. So there are simple choices for healthier planet, and reduce, reuse, and recycle. Cut down on what you throw away. Volunteer or cleanups in your community. Educate, conserve water, plant and tree. So today's topic is environmentally sustainable menstrual hygiene measures. पर्यावरण की दृष्टि से मासिक स्वच्छता के टिकाऊ उपाय. And speaker is respected Honorable Dr. Ami Agnik, General Surgeon and Social Worker, Surat, Gujarat. So I welcome once again all of you and I request the speaker, please deliver the lecture in this special webinar. Thank you, Dr. Rajesh sir. Before I welcome Dr. Ami ma'am, I want to introduce Dr. Ami ma'am. So for the introduction of Dr. Ami Agnik ma'am, I request Minal ji to introduce her. Thank you, Vishal Dada. Am I audible? Yeah, audible. Good afternoon, all. I'm Meenal. It's my great pleasure to introduce Dr. Ami Yagnik, a committed medical practitioner who has been making a significant contribution to the society is Dr. Ami Yagnik. With the goal to concentrate on social work, she closed her hospital, which she had previously operated in 2015. She has affiliations with Shivam Hospital, Jivan Shailee Clinic, and Vama Wellness Clinic. Additionally, she has a close relationship with Seva Rural in Jhagadia. Dr. Yagnik has previously chaired a Bhatar Godod Doctors Club and a ladies' wing of SGCCI. She is trustee of a number of social welfare focused NGOs, including Ramakrishna Samvedana Trust, Olak, and Seva Rural. She participates actively in a number of organizations such as the Indian Medical Association, Adolescents Health Academy, and the Surat Film Society. She also does volunteer work for organizations like Green the Red and Parenting for Peace. Her primary fields of interest are empowerment, solid waste management, parenting, and adolescent health. She has reached schools, colleges, and social organizations in Surat and South Gujarat with more than 100 awareness campaigns. Through medical camps, Dr. Yagnik offers free surgical care to underprivileged people, in addition to her social activities. She likes to read, write, hike, and listen to music in her spare time. With this brief introduction, I would like to invite Dr. Yagnik to deliver her talk. I just share your presentation, ma'am, so you can continue. Just give me 1 minute. Okay. Yes.
Shall I start? Yes, ma'am. या मैम. Yeah. Next. I'm very happy to be part of this webinar as environment and menstrual hygiene. Both subjects are very dear to my heart. मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि एनएसएस की आपकी कॉलेज में जो एनएसएस से जो इनिशिएटिव लेकर एनवायरनमेंट को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए आप जो कुछ भी कोशिश कर रहे हो उसे उसमें मेरा पूरा सहयोग है। तो जब भी हम एनवायरनमेंट की बात सोचते हैं और प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट की बात सोचते हैं तो उसमें हमें ये शायद हम ये भूल जाते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसमें भी हम कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम लोगों ने जो आपको क्विज दिया था मुझे बहुत खुशी हुई कि करीबन 175 पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट क्विज। मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्ट से सब स्टूडेंट्स ने उसमें भागीदारी ली और उसमें ऐसा हमें पाया गया कि वैसे लेवल ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग menstruation and related practices is quite good, पर फिर भी कुछ कुछ कंसेप्ट में अभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी एक मतलब मेडिकल फील्ड से आप सब हो तो आप में होनी चाहिए। तो कुछ कुछ चीजें जो मेरे बात के बाद में हम लोग मैं एक बेसिक प्रेजेंटेशन आपको दूंगी, उसके बाद में फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जब बात आती है तो पहले के जमाने में ऐसा था कि कुछ अवेलेबल नहीं था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक लोगो है जिसपे लिखा हुआ है मासिका महोत्सव। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो क्या है। हमारे देश में बॉम्बे में एक मूस फाउंडेशन करके है जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के ऊपर काम करता था। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी क्या कहते हैं गैर मान्यताएं मासिक से जुड़ी हुई है और लोग उसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ चर्चाएं होती नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से ये कुछ माहौल बदले। तो उन्होंने मासिक के बारे में बात करने का एक नया तरीका सोचा और वो था मासिका महोत्सव। उनको ने ऐसा सोचा कि जैसे हम कोई भी त्योहार में बहुत खुल के हिस्सा लेते हैं वैसे क्यों ना हम मासिक की बातचीत का भी एक त्योहार मनाएं। तो जिस तरह से समाज के हर वर्ग हर उम्र के लोग त्योहार में खुशियां मनाते हैं वैसे ही मासिक के बारे में बातचीत कुछ त्योहार की तरह अगर समाज में हो तो इसके इसके सामने जो प्रश्न है या जो विडंबनाएं है वो कुछ दूर हो। और जैसे उत्सव में हम लोग गाना गाते हैं, नाटक करते हैं, खुशियां मनाते हैं, वैसे ही मासिक के बारे में बातचीत ऐसे ही कुछ उत्सव के रूप में की जाए। तो मासिक का आप सबको मालूम होगा कि 28 मई दुनिया भर में मासिक स्वच्छता दिन की तरह मनाया जाता है। तो उसके आजू बाजू के 10 दिन जैसे 21 से 28 तक हम लोग मासिका महोत्सव 2017 से मनाते आ रहे हैं, जिसमें अभी तो बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे देश भी जुड़े हैं क्योंकि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मासिक के स्वच्छता सबके जरूरी है समाज के लिए,
और उसके सामने की समस्याएं भी सब जगह पे कुछ हद तक एक जैसी ही है। तो मासिका महोत्सव में हम 3 विषय पे बातें करते हैं। पहला है कि मासिक का जो विज्ञान है वो क्या है, मासिक उसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज है कि मासिक से जुड़ी हुई जो सब गैर मान्यताएं हैं, हम जो छूताछूत मानते हैं, वो कुछ नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि मासिक में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, मासिक स्वच्छता के लिए हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो यूज करने वालों की, जो इस्तेमाल कर रहा है उससे उसकी या पर्यावरण की सेहत को कोई नुकसान नहीं करे। तो अब आते हैं हम, और उसी एक एक दूसरा भी एक कैंपेन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है ग्रीन द रेड। ग्रीन जो है वो हरियाली या एनवायरमेंटल फ्रेंडली का प्रतीक है, और रेड माने डेंजर और रेड माने मासिक भी। तो हम मासिक में ऐसा क्या कर रहे हैं जो डेंजर हो रहा है? तो वो है हमारी ऐसी प्रैक्टिस, जो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड यूज करने की हमारी जो प्रैक्टिस है, वो जो यूज करता है उसकी और पर्यावरण को, दोनों को बहुत तरह से हानिकारक है। और ग्रीन द रेड एक वॉलंटरी कैंपेन है जो जिन्होंने जो बेंगलोर से शुरू हुआ, जहां पे उन्होंने वो देखना चाहा कि हमारे सॉलिड वेस्ट में ऐसी क्या क्या चीज है जो हमें नुकसान दे सकती है। तो ऐसा पाया गया कि बेंगलोर शहर में हर रोज का 9 टन सैनिटरी वेस्ट कचरा पैदा होता है। मतलब कि 9 टन का कचरा ऐसा होता है जो हानिकारक है। और जो सैनिटरी वेस्ट है, सैनिटरी वेस्ट मतलब उसमें बेबी डायपर आते हैं, एडल्ट डायपर आते हैं और मासिक के पैड आते हैं। ये 3 मिला के इंडिया के एक शहर में हर रोज का 9 टन का कचरा बनता है, जो हमारे कचरे के ढेर का हिस्सा बन जाता है और जो पर्यावरण को हानि करता है। तो उन्होंने सोचा कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि ये कचरा पर्यावरण में जाने से रुके और उससे जो कुछ भी हानि हो रही है उससे हम बच सके। और उसमें से जन्म हुआ ये ग्रीन द रेड कैंपेन का। मतलब आप डेंजर कम करो, पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसी चीजें का मासिक स्वच्छता के लिए उपयोग करो। तो जो मासिका महोत्सव का में भी वो ग्रीन द रेड का कंसेप्ट आता है। और क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, हम लोग पर्यावरण को, हम लोग जैसे ज्यादातर तो पेशेंट्स को या लोगों को मासिक स्वच्छता के दौरान क्या मुश्किलें होती है और क्या डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड को यूज करने से उनको क्या नुकसान होता है, वो सब हम महसूस करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं। इसलिए मुझे ये कैंपेन में और ये कंसेप्ट में बहुत ही इंटरेस्ट आया। और मैं शुरू से, मतलब बहुत साल से ग्रीन द रेड कैंपेन का भी भाग हूँ। और हम लोग सूरत में बहुत ही जैसे जोर शोर से मासिका महोत्सव भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम नाटक, कविता, योग, अवेयरनेस सेशन, आज जैसे हमने किया क्विज, उस तरह का ये अलग अलग तरीके से लोगों को मासिक के बारे में जानकारी देते हैं, डायलॉग्स जनरेट करते हैं और कुछ सुधार आए उसके लिए कोशिश करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज मैं आपकी कॉलेज में वेबिनार के जरिए आपसे कुछ संवाद कर पाऊंगी। तो आते हैं जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बहुत सारी चीजें मार्केट में है। पहले तो ऐसा था कि जैसे कुछ भी नहीं था। तो जैसे बहुत साल पहले, जैसे आप अगर सोचे कि कैसे मासिक स्वच्छता के बारे में लोगों ने कुछ सोचना चाहा होगा, तो लोग अलग अलग चीज इस्तेमाल करने लगे थे। खून निकलता था, इतना लोगों को मालूम पड़ता था। पहले लोग जंगल में रहा करते थे,
तो जंगली पशुओं का डर रहता था। तो शिकार करने जो लोग जाते थे, वो अगर खून निकलता हो और आप शिकार पे जा रहे हो, तो खून की स्मेल से जंगली पशु आपके ऊपर अट्रैक्ट होके हमला कर सकते थे। ऐसा सोच के लोगों ने ऐसा चालू किया कि औरतों को मासिक के दौरान कहीं ऐसी जगह पे रखना शुरू किया कि उनके ऊपर जंगली पशु का भय नहीं हो। तो इसमें से शायद हो सकता है कि औरतों को अलग रखने की, मासिक के दौरान अलग रखने की बात शुरू हुई हो सकती है। पर फिर बाद में तो बहुत सारी चीजें ढूंढी गई। लिटरेचर में ऐसी बातें हैं कि लोग रेत इस्तेमाल करते थे, सूखे पत्ते इस्तेमाल करते थे, ताकि खून को किसी तरह से मैनेज किया जाए। अभी के जमाने में अगर हम आते हैं, तो कपड़ा तो बहुत साल से शुरू, मतलब हमने ढूंढ लिया था कि कपड़ा खून सोख सकता है। भारत देश में बहुत सारी बस्ती में जैसे कपड़े का उपयोग बहुत सालों से चल रहा था। प्रॉब्लम उसमें इतना ही था कि वो कपड़ा जो था, क्योंकि हम लोग मासिक को छुपाने की, शर्माने की बात समझते थे, इसलिए जो कपड़ा हम मासिक में इस्तेमाल करते थे, उसको हम बाहर खुले में धूप में सुखाते नहीं थे। उसको छुपा के, जैसे बाथरूम में या कबाड़ के पीछे, कपबोर्ड के पीछे, या ऐसे हम उसको इस्तेमाल करते थे। इसलिए वो कपड़ा बराबर साफ नहीं होता था, सूखा नहीं होता था, जंतु रहित नहीं होता था। और ऐसे कपड़े के इस्तेमाल करने से जो अच्छे से साफ नहीं हुआ हो, शायद गीला भी हो, जिसमें कुछ फंगस ऐसा लग सकता है, ऐसे कपड़े के इस्तेमाल से औरतों को प्रजनन तंत्र के इन्फेक्शंस होते थे और उनसे उसको नुकसान होता था। इसलिए जैसे 50s या 60s में जब ये डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड वाली कंपनियां आई, तो उन्होंने उन्होंने हमारे स्कूल कॉलेजेस में जगह जगह पे जाके फ्री पैड डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया। एक बार उन लोगों ने ऐसा थमाया, उन्होंने ऐसा हमें बताया कि आप लोग गंदे हो, आप लोग ये खराब कर रहे हो, आप कपड़ा यूज करते हो मासिक के लिए, ये बुरी चीज है, आप ये डिस्पोजेबल पैड यूज करो, तो ये साफ सुथरा रखेगा, आपको तकलीफ से बचाएगा। और हम लोगों ने धीरे धीरे ये बातों को मानना शुरू कर दिया, और डिस्पोजेबल पैड का प्रयोग हमारे देश में बहुत बढ़ गया। तो नेक्स्ट करो ना, डिस्पोजेबल पैड वाला वो करो ना। हेलो विशाल। हाँ, तो ये डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड का उपयोग, जैसे आज के आज की तारीख में, जैसे अगर हम डेटा देखें, तो करीबन 70% जितने लोग ये डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड को इस्तेमाल करते हैं। औरत की जिंदगी में वो करीबन उसका जैसे 2400 दिन, जैसे 35 से 40 साल तक औरत को मासिक आता है। जो 10 से 15 साल की उम्र में प्रक्रिया वो शुरू होती है, और वो 45 से 55 साल में खत्म होती है। करीबन 35 से 40 साल तक हर महीने 2 से 7 दिन तक औरत को मासिक आता है, और उसको कुछ न कुछ ऐसे प्रयोग करना पड़ता है। डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड में प्रॉब्लम क्या था? अगर आपको इंटरेस्ट हो, तो आप एक टॉक्सिक लिंक्स रिपोर्ट देख सकते हो। करीबन 2022 या 23 में ये टॉक्सिक लिंक्स करके एक एनजीओ है, जो हमारी सेहत पे असर करने वाले अलग अलग टॉक्सिन्स या नुकसान कारक जो चीजें होती है, उसके बारे में वो लोगों को जानकारी मिले, ऐसे रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो उन्होंने दुनिया भर की सब डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड की स्टडी करके उसमें क्या है ऐसा देखना चाहा। तो उन्हें क्या मिला?
तो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड में पहले तो प्लास्टिक है, पीछे का जो शीट है वो एक प्लास्टिक ही है, और इसकी बनावट में एक किस्म की केमिकल युक्त जेल का इस्तेमाल होता है, जिसमें उसमें फ्रेग्रेंस भी होते हैं, उसमें बहुत सारे जंतुनाशक दवाएं भी होती है, वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे हाईली वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो हार्मोन डिस्ट्रप्टर होते हैं, वो भी इसमें होते हैं। एक डायोक्सिन करके पदार्थ होता है जो ब्लीचिंग जो किया जाता है इसकी बनाने की प्रोसेस में, उससे वो पैदा होता है। तो मतलब कि ये प्लास्टिक और केमिकल युक्त एक पदार्थ है जो पानी को या गीलापन सोचता है, और अपने उसके खुद के वेट से अबाउट 40 to 100 टाइम्स वो वेट बढ़ सकता है उसका, इतना वो फूल सकता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे प्लास्टिक की जो पतली थैली होती है, जो हम अभी मानते हैं कि वो पर्यावरण को नुकसान करती है, तो एक डिस्पोजेबल पैड जो होता है वो 4 ऐसी प्लास्टिक की बैग के करीबन का प्लास्टिक उसमें होता है, और बाकी बहुत सारे केमिकल्स है, जो जब ये पैड औरत की योनि मार्ग के संपर्क में रहता है तो गीला होने पर उसमें से वायु रूप में वो सब केमिकल निकल के योनि मार्ग से उसके खून में चले जाते हैं, और ये जो केमिकल्स है उसकी असर से बहुत सारी हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स औरत को हो सकते हैं। ऐसा पाया गया कि जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओएस, ऐसी बहुत सारी बीमारियों का रूट कॉज कहीं पे डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड में हो सकता है, ऐसा ये रिपोर्ट में पाया गया। दूसरा, मानो ये तो हुई बात जो उसको इस्तेमाल करता है उसका जो होता है, पर उसको डिस्पोज हम कैसे करते हैं? तो हमारे देश में तो उसको अलग से डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड को आइडियली तो उसको टॉक्सिक वेस्ट की तरह अलग से कलेक्ट करके हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे इंसिनरेट अगर किया जाए तो उसकी जो एनवायरमेंटल हार्म है उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऐसी कोई सिस्टम है नहीं। तो क्या होता है, लोग इसको जला देते हैं, कहीं कहीं पे उसको जमीन में गाड़ देते हैं। तो जलाने में पर वो जब ऐसे ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो, हम ऐसे ही जब कहीं भी जलाते हैं तो टॉक्सिक गैस हवा में जाता है। जब जमीन में उसको गाड़ते हैं तो वो 500 साल तक भी वो डिस्पोज नहीं होता है, उसका विघटीकरण नहीं होता है, और वो जमीन को बंजर बना देता है। जब हम और कहाँ जाता है तो बाकी सब जैसे अनसेग्रीगेटेड वेस्ट के साथ में वो कचरे के ढेर में जाता है। वहां पे खून से भरा हुआ एक ये क्या बोलते हैं, एक टॉक्सिक इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, जिसके ऊपर बारिश का पानी गिरता है। वही पानी, ये सब केमिकल युक्त और टॉक्सिन युक्त पानी नदी नाले में जाके वही फिर वापस हमारे पेट में जाता है। तो जिसको मासिक आता है और जिसको नहीं आता है, ये सबको वही एनवायरनमेंट पे रहना है, और वही ये जो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड की हवा, पानी और जमीन पे ये जो नुकसानकारक असर होती है, इसके इसकी असर हर एक इंसान पे होती है जो नुकसानकारक है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड के ये जो हेल्थ इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, इसके साथ साथ में ये हमारे पॉकेट में भी काफी गड्ढा डालती है। जैसे कोई भी जो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड यूज करता है वो कम से कम 50 रुपये से लेके 300 350 रुपये तक हर महीने डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड को खरीदने में खर्चा करता है। इसको इसको खर्चा क्योंकि हर महीने होता है, कई बार लोग पैसे बचाने के लिए भी
ये जितनी फ्रिक्वेंटली इसको बदलनी चाहिए आइडियली वो नहीं बदल पाते हैं। तो आइडियली इसको 6 घंटे से ज्यादा नहीं ही पहनना चाहिए। और इसका जैसे कागज में उसको लपेट के उसको अलग से टॉक्सिक वेस्ट की तरह जो वेस्ट कलेक्शन जो वान आती है उसमें उसको अलग से देना चाहिए। ये इसका आइडियल डिस्पोजल मेथड है जो हर जगह पे हो नहीं पाता है। तो और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये सोचने का टाइम अभी आ गया है। हम सब देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज या जो पर्यावरण की तरफ हम जो दुर्लक्ष कर रहे हैं, इसकी वजह से जो कोई क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, हमारी सीजनें खराब हो रही है, हवा पानी कोई ठिकाना नहीं रहा, बारिश का गर्मी का किसी का कोई भरोसा नहीं रहा है ऐसा। और उसकी वजह से जो कुछ समाज में या कैलेमिटी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, ये सब जो हो रही है वो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिवली कुछ एक्शन लेने का टाइम अभी हो गया है। और इसमें जो इंडिविजुअल लेवल पे एक हम कर सकते हैं वो है कि हम मासिक के बारे में, मासिक स्वच्छता में हम क्या इस्तेमाल करें जिससे हमारा या पर्यावरण का नुकसान नहीं हो। यही इसे ही हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेजर्स कहते हैं। तो हम चलो हम उसके बारे में क्या ऑप्शंस है और हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। नेक्स्ट। तो ये सब केमिकल्स की डिटेल्स है जो ये डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड में है। आप ये हर एक क्या क्या है ये सब इतना जानना काफी है कि ये सब हमारे शरीर को नुकसानकारी है, तो हमारी तंदुरुस्ती के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। नेक्स्ट। तो एक एक लड़की जो होती है वो अपनी लाइफ टाइम में, जैसे मैंने कहा कि 2400 दिन अगर मुझे यूज करना है, हर रोज 4 पैड यूज मुझे करना पड़ता है मिनिमल। तो आप गिनती लगा सकते हैं कि मैं कितनी लार्ज नंबर का ऐसा वेस्ट जनरेट कर रही हूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। और क्योंकि ये मुझे बहुत बार बार होने वाला है इसलिए इसकी असर भी लंबे अरसे मुझे होने वाली है। एक और चीज अभी मार्केट में आई है जिसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पैड। तो ये जो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सुविधा पैड के नाम से बायोडिग्रेडेबल पैड बांट, जैसे कम दाम में लोगों को मिले ऐसी सुविधा करके रखी है। पर अगर आप मार्केट में देखोगे और उसकी प्राइसिंग देखोगे तो बायोडिग्रेडेबल पैड्स आर मच कॉस्टलियर देन अदर डिस्पोजेबल पैड। और क्योंकि हम ये बायोडिग्रेडेबल पैड बायोडिग्रेड कब होते हैं, तो इसमें से प्योरली बायोडिग्रेड मतलब जो 3 महीने के अंदर जमीन में खाद बन जाए और मिट्टी में मिल जाए, ऐसा जो होता है उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ऐसा ऐसी कैटेगरी में तो कोई भी पैड नहीं आता है। ज्यादातर पैड जो होते हैं वो ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो उसमें जैसे कुछ कॉर्न स्टार्च या ऐसा मिला के पीछे की प्लास्टिक शीट बना दी जाती है। तो अगर इसको जमीन में गाड़ा जाए तो वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कौन पार्ट जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है और बाकी का भाग है वो दिखे नहीं, ऐसे पार्टिकल मतलब माइक्रो प्लास्टिक के रूप में वो वहीं पे रहता है। और वो माइक्रो प्लास्टिक भी हमारे मतलब शरीर में वो खाने के जरिए पानी के जरिए जाते ही है और हमें नुकसान करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पैड करके भी जो बनाया गया है वो भी इतना प्रैक्टिकल या फायदा कारक चीज नहीं है, क्योंकि उसमें भी सही मानिए में वो जमीन में गाड़ने की भी कोई सिस्टम है नहीं। और जब उसको जमीन में गाड़ा नहीं जाता है तो वो अपने आप में बायोडिग्रेड होने वाला है नहीं। तो वो बाकी सब वेस्ट की तरह ही कचरे के ढगले में यूं ही पड़ा रहता है। तो उसका भी कुछ बहुत मतलब बनता नहीं है। नेक्स्ट। फिर आता है डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी।
तो जैसे डिस्पोजेबल पैड की तरह ही भी पैंटी के शेप में वही मटेरियल को यूज करके भी अवेलेबल होता है, पर उसका भी वही नुकसान है जो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड का है, क्योंकि सेम मटेरियल उसमें भी यूज होता है, सेम केमिकल्स इसमें भी होने वाले हैं, तो उससे होने वाला नुकसान भी चाहे इंडिविजुअल को हो या पर्यावरण को सेम ही है। नेक्स्ट, आप शायद टैम्पून के बारे में भी जानते होंगे कि जो योनि मार्ग में रखने का साधन है। तो योनि मार्ग में जो चीजें रखी जाती है, आप मुझे वीडियो दिखा सकते हो मेरा? विशाल, वीडियो मेरा ऑन कर सकते हो? हाँ, आपका वीडियो ऑन ही है मैम। तो मैं दिख रही हूँ? हाँ, दिख रहे हो। तो मैं दिखा दूं तो, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है मेरा फेस। नहीं, तो हमें तो दिख रहे हैं। राजेश सर प्लीज कंफर्म, मैम का वीडियो दिख रहे हैं। यस मैडम, दिख रहा हाँ, ठीक है, है। ठीक है। तो ये एक यूट्रस का मॉडल है, रबर का, जो एडल्ट का यूट्रस का मॉडल है, जिसको मानो जैसे वर्टिकली अगर दो भाग में विभाजित कर दिया हो तो अंदर से ऐसा दिखता है। तो ये योनि मार्ग है। जैसे हमें मालूम है ये योनि मार्ग है, ये गर्भाशय है। गर्भाशय में की दीवार जो निकल आती है, बाहर निकल जाती है योनि मार्ग से, खून और प्रवाही के जरिए, वो मासिक कहा जाता है। तो ये योनि मार्ग से बाहर निकलता है। टेम्पून एक ऐसा पेंसिल के या सिगरेट के आकार का एक ऐसा चीज होता है जो बनाया, जिसका मटेरियल भी डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड की तरह ही होता है, और इसको योनि मार्ग के अंदर रखा जाता है। और इसके नीचे एक ऐसे डोरी जैसा होता है जो भाग बाहर रहता है, और ये इसको हर 3 घंटे में जैसे इसको बाहर निकाल के इसको डिस्पोज करने का होता है। तो ये जो टेम्पून है, इसका जैसे हाईली एब्सॉर्बेंट टेम्पून बनाए गए थे, मतलब ये बहुत सारा खून जैसे अपने आप में सोच सकता है। पर ये टेम्पून्स के प्रॉब्लम ऐसे हैं कि एक तो ये भी केमिकल है, और ये योनि मार्ग के नॉर्मल जो सिक्रीशंस होते हैं उसको भी सोच लेता है। तो टेम्पून के उपयोग से, और ज्यादातर अगर इसको लंबे अरसे तक पहना जाए, तो एक किस्म का सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे बहुत सारी औरतों को हुआ है ऐसे रिपोर्ट्स है, जिसमें जिसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग की मौत भी हुई है। तो टेम्पून कॉस्टली है, केमिकल युक्त है, और इसके यूज करने में जैसे इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये हेल्थ के हिसाब से भी इतना अच्छा नहीं है, और डिस्पोजल में तो जो नुकसान डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड का है वो इसका भी है ही। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, तो अभी आते हैं हम, ये मेंस्ट्रुअल डिस्क है, ये भी एक अंदर पहनने का डिस्पोजेबल आइटम, डिस्पोजेबल एक जैसे उपकरण है जो योनि मार्ग के अंदर पहना जाता है। इसका ऐसा एडवांटेज कहते हैं कि मानो ये मेंस्ट्रुअल कप की तरह खून को रोक के रखता है अंदर ही अंदर। पर उसका एक एडवांटेज लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई मासिक के दौरान संभोग करना चाहे और खून उसको लगे नहीं, ऐसा अगर वो चाहता है, तो मेंस्ट्रुअल डिस्क के उपयोग से वो संभव है, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है। कभी कभी मतलब बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, तो अभी आते हैं ग्रीन द रेड ऑप्शन, मतलब ऐसे ऑप्शन के जो पर्यावरण को या इस्तेमाल करने वाले की तंदुरुस्ती को नुकसान करता नहीं हो। ठीक है, तो क्या ऑप्शंस हैं? नेक्स्ट,
तो ये कापड़ के पैड है। मैंने आगे आपको बताया कि कापड़ हमारे लिए अच्छा ही है। हम कपड़े पहनते हैं, रोज कपड़े पहनते हैं, रोज धोते हैं और बार बार एक ही कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके आदी है। कपड़ा हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है, ऐसा भी हम अनुभव करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जैसे इकट्ठी हुई, लोगों को मालूम पड़ा कि डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड में प्रॉब्लम्स है, तो लोगों ने और ऑप्शंस के बारे में रिसर्च ज्यादा करना शुरू किया। टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे रिसर्च हुए, नए नए मटेरियल्स बने, नई नई प्रोसेसिंग ऐसी होना शुरू हुआ कि जैसे लोगों ये हाइजीन प्रोडक्ट्स कैसे सेफ और इजीली अवेलेबल हो सके, ऐसे प्रयत्न होने शुरू हुए। और उसमें से ये कापड़ के पैड जैसे अस्तित्व में आए। काफी साल से ये भी अभी मार्केट में है। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग शेप, साइज, मटेरियल के रीयूजेबल क्लॉथ पैड बना रही है। मैंने कहा कि हमें मालूम ही है कि कपड़ा हमें नुकसान नहीं करता है, तो कपड़ा के पैड में भी जैसे जो नए मॉडर्न जमाने के बने हैं उसमें क्या खूबियां है। तो जैसे हमें नहीं चाहिए कि हमारे कपड़े गंदे नहीं हो, हमें नहीं चाहिए कि हमारे जो कुछ कपड़े हम इस्तेमाल करें उस पे दाग रहे। हम चाहते हैं कि वो आराम से इजीली वॉश हो जाए, इजीली ड्राई हो जाए, हमें कोई नुकसान नहीं करे और कंफर्टेबली हम उसको इस्तेमाल कर पाए। तो ऐसा सब कैरेक्टरिस्टिक वाले रीयूजेबल क्लॉथ पैड अभी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इसमें ऐसे जो पीछे का जो उसका लेयर होता है उससे पीयूएल लेमिनेटेड बोलते हैं। दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, पीयूएल कोटेड या पीयूएल लेमिनेटेड, जिससे ये पीछे का जो लेयर होता है वो एक छाते के कपड़े के बराबर हो जाता है। मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बनती है कि जैसे हम छाता पहन के चलते हैं तो हमारे पे बारिश नहीं गिरती है, वैसे ही जो मासिक का खून होता है वो ये पीछे के लेयर से बाहर नहीं निकल जा सकता है, मतलब कि हमारे कपड़े गंदे नहीं होते हैं। इसका आगे का लेयर ऐसा होता है कि जो सॉफ्ट होता है और वो खून को अंदर की ओर फेंक देता है, मतलब ये भाग हमें ज्यादा गीला गीला नहीं लगता है। और बीच के उसके लेयर्स होते हैं जो खून को पकड़ के रखते हैं। कापड़ के पैड की खून सोखने की क्षमता जो होती है वो डिस्पोजेबल पैड से भी बहुत ज्यादा होती है। और इसमें एंटीबैक्टीरियल एक किस्म का लेयर होता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल हम 6 घंटे से भी ज्यादा, मतलब 8 से 10 घंटे तक भी हम कापड़ के पैड का इस्तेमाल बिना कोई नुकसान किए कर सकते हैं। इसमें एक स्नैप बटन होता है पीछे, जिसके जरिए हम इसको पैंटी के साथ फिक्स रख सकते हैं। ये अलग अलग लेंथ का मिलता है, अलग अलग स्नैप विथ का मिलता है, मतलब कि इसको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी शेप के साइज शेप के हिसाब से इसको जैसे मैच करके बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, शेप, साइज के पैड मिलते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, नीड के हिसाब से, फ्लो के हिसाब से, खून ज्यादा या कम निकलता है उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के पैड चूज कर सकते हो। इसको धोने का तरीका भी बहुत आसान होता है, या उसको जैसे टम्बलर फुल पानी में वो भिगो के रह सकते हैं, ऐसे नॉर्मल पानी से ही। गर्म पानी का इस्तेमाल पैड को धोने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी लगने से जो खून के दाग होते हैं वो कपड़े पे जम जाते हैं। इसकी बजाय इसको ठंडे ही नॉर्मल ही पानी में इसको भिगो के रखना होता है। 5-10 मिनट में भिगो के रखने से ये जो खून होता है वो निकल जाता है, अपने पानी में चला जाता है। या इसको रनिंग वाटर के नीचे भी रख दे सकते हैं तो भी खून निकल जाता है। फिर इसको डिटर्जेंट वाले, साबुन वाले पानी से इसको धो लेना होता है। बराबर धोने के बाद इसको, मतलब एक बार खून निकल गया है इसके बाद में इसको हम
वॉशिंग मशीन में भी डाल के बाकी सब कपड़े के साथ में भी धो दे सकते हैं, या अपने आप में भी हम उसको धो के फिर इसको धूप में सुखाना होता है। धूप में सुखाने से ये जंतु रहित अच्छे से हो जाता है, बराबर सूख जाता है। अगर बारिश है या फिर अगर मौसम ऐसी है कि हम उसको बाहर नहीं सुखा सकते हैं, तो हमें उसको फैन के नीचे या जहां पे पवन आता हो वैसी जगह पे इसको सुखाना चाहिए। अच्छे से सुखाने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसको डायरेक्टली इस पे इस्त्री नहीं करते हैं, क्योंकि इससे उसकी कोटिंग पे असर होती है। इसके ऊपर हम दूसरा कपड़ा रख के या पेपर रख के फिर अगर जरूरत पड़े तो हम इस्त्री से इसको सूखा कर सकते हैं। तो ये रही। और ये इनकी लाइफ कितनी रहती है, तो मानो ऐसे 5-6 पैड अगर हमारे पास हो तो उसको बार बार धोने से हम इस्तेमाल करके जैसे इसको 4 से 5 साल तक चल सकता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग मटेरियल की जैसे लाइफ अलग अलग हो सकती है, पर वो 3 से 5 साल तक चले ऐसे पैड ज्यादातर होते हैं। तो ये रीयूजेबल क्लॉथ पैड जो है वो बिना कोई रैश या नुकसान किए, बिना कोई इन्फेक्शन किए आराम से कंफर्टेबली हम इस्तेमाल कर पाए, ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें एक बार खरीदने पर ये हमें 3 से 5 साल तक इस्तेमाल कर सके, ऐसा उसका उपयोग रहता है। ये रहा रीयूजेबल क्लॉथ पैड की बात। दूसरा क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मेंस्ट्रुअल कप। तो मेंस्ट्रुअल कप जो है ये भी अलग अलग शेप के और साइजेस के आते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज करके आते हैं। ये इसका मटेरियल जो होता है वो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का होता है। आप लोगों को मालूम ही है कि सिलिकॉन का यूज मेडिकल लाइन में बहुत चलता है। जैसे इंट्राविनस कैथेटर होते हैं, इंट्राविनस कैन्युलास होती है, यूरिनरी कैथेटर होते हैं, कुछ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का उपयोग होता है, और वो एक हाइपो एलर्जिक मटीरियल है। हाइपो एलर्जिक मतलब कि उससे कोई रिएक्शन नहीं होता है, हमारे शरीर को वो सूट करता है। तो ये मटेरियल से बनने वाला, और दूसरा क्या है, ये अपना शेप बनाए रखता है। इसको हम जैसे मानो कुछ भी करें, ऐसे अगर मैं क्वीज करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो भी ये कप अपना प्रेशर को जब हम दूर करते हैं तो ये अपना शेप खुद ले लेता है। तो ये कहाँ कैसे करना होता है? तो ये मेंस्ट्रुअल कप जो होता है इसको पहनने का और निकालने का तरीका हमें सीखना पड़ता है। तो ये मतलब कैसे पहना जाता है? तो इनिशियली इसको यूज करने से पहले हमें जैसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर कैसा है। तो ये जो ये जो हमारा प्रजनन तंत्र होता है औरत का, वो उसके योनि मार्ग से, ये योनि मार्ग यहाँ होता है, वहां से ये पीछे कमर की और नीचे की और ऐसे ऐसे शेप में ये शरीर के अंदर रहता है। तो हमें ये पहनने के लिए जैसे स्क्वेटिंग या इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस पोजीशन में बाथरूम की साइड पे पहले बैठना होता है। उस पोजीशन में हमें हमारा योनि मार्ग कहाँ है वो मालूम पड़ता है। योनि मार्ग उस पोजीशन में थोड़ा खुलता भी है, थोड़ा नीचे प्रेशर करने पर ये जगह और खुलती है, और ये आगे से थोड़ा चौड़ा करना पड़ता है, थोड़ा छोटा करना पड़ता है। तो इसको आगे से छोटा करने के लिए अलग अलग किस्म से इसको फोल्ड किया जाता है। इसको ऐसे डबल करते हैं तो इसको ऐसे सी फोल्ड कहते हैं। फिर इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं तो ये 7 फोल्ड बोलते हैं। ये मार्जिन को अगर प्रेस डाउन करते हैं तो ये पंच डाउन जैसे बोलते हैं। तो ऐसे कोई भी फोल्ड से अगर हम इसको आगे के भाग को थोड़ा छोटा करके योनि मार्ग में अंदर से हम पीछे की अंदर की ओर इसको पुश करना होता है, अंदर पीछे नीचे की ओर। तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा, फिर हमें छोड़ने पर ये अपने आप जैसे रह जाता है।
हमारा योनि मार्ग इसको ऐसे पकड़ के रखता है और एक सीलिंग इफेक्ट करता है, अंदर एक नेगेटिव सक्शन जैसी इफेक्ट आती है। मतलब कि ये जो कप होता है ये योनि मार्ग से चिपक जाता है और ये कप सक्शन की तरह अपनी ओर गर्भाशय में से खून खींच लेता है। गर्भाशय को अपना काम मतलब खून बाहर फेंकने का काम करने के लिए संकोचित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मासिक के दौरान कई लोगों को जो पेट में क्रैम्प आते हैं वो कम होते हैं। तो ये कप को हम 10 से 12 घंटे तक अंदर पहन सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 15 से 20 ml की होती है। ये आमतौर पे 5 दिन में हमें 40 से 80 ml टोटल खून निकलता है। तो ये 12 घंटे या 10 घंटे में हमें ज्यादा ये खून निकलता है ही नहीं। तो ये इतना पूरा कप भी इतने टाइम में भर नहीं जाता है। ये करके हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। हम चले, दौड़े, सोए, बैठे, डांस करें, गरबा गाए, कोई भी एक्टिविटी हम करें। इवन बारिश में अगर भीगते हैं या नदी में नहाने जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो खून बाहर नहीं आता है क्योंकि ये अंदर की अंदर खून को खाली झीलता है, अपने अंदर झीलता है। जैसे हम कोई नल चालू करके नीचे कप रखते हैं तो नल का पानी कप में गिरता है, वैसे ही योनि मार्ग में जो गर्भाशय के मुख से खून आता है वो ये कप में झील जाता है और ये अंदर ही अंदर पड़ा रहता है। इसको निकालने का तरीका क्या है? तो निकालने के लिए हमें वापस ऐसे ही बैठना होता है। स्क्वेटिंग पोजीशन में हम बैठते हैं, फिर ये नीचे थोड़ा जोर करने पर हमें ये इसका नीचे का भाग महसूस होता है। तो ये 2 उंगली से ऐसे इसको पिंच करना होता है। ऐसा करने से ये जो कप होता है इसकी योनि मार्ग के साथ जो पकड़ होती है वो छूट जाती है और फिर धीरे से इसको बाहर निकाल देने पर ये आराम से निकल जाता है। अंदर जो भरा होता है खून इसको हम फ्लश कर देना होता है। इसको धो के इसको वापस इस्तेमाल करना होता है। बार बार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करीबन 8 से 10 साल तक कप चलता है। ये टूट नहीं जाता है, खुलना बंद होना इसका बराबर जैसे अपना आकार मेंटेन कर रहे हैं, तब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 8 से 10 साल की लाइफ होती है। तो हम डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड की बजाय ये जो दोनों ऑप्शन हम यूज करते हैं, कापड़ के पैड या ये रीयूजेबल मासिक कप, मेंस्ट्रुअल कप और कापड़ के पैड, इसको हम ट्रैश फ्री, रैश फ्री, कैश फ्री ऑप्शन बोलते हैं। मतलब कि कम खर्चे में, बिना कोई रैश हुए, बिना कोई कचरा हम पर्यावरण को दिए, हम अपने मासिक स्वच्छता को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो हमारी और पर्यावरण दोनों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और एक और ऑप्शन नेक्स्ट, ये पीरियड पैंटी है। जैसे मैंने आगे पिक्चर बताया था डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी, वैसे ही रीयूजेबल पीरियड पैंटी बनती है, जिसमें बीच के भाग में ऐसे ही जो कापड़ का पैड जैसा बनावट होती है, पर शेप इसका होता है कि पैंटी की तरह पहन लो। तो खास तौर पे जो बच्चे, जैसे अभी तो 9-10 साल की बच्ची को भी मासिक आना शुरू हो जाता है, तो इनिशियली जब उनको ये मानो पैड लगाना, कार्ड निकालना वो अगर सुविधाजनक नहीं होता है, तो ये पीरियड की पैंटी भी हम यूज कर सकते हैं। इसको भी 8 से 10 घंटे तक हम पहन सकते हैं। इसको भी वॉश करके हमें वापस वेयर करना होता है, पर इसका थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होता है। ये 500-600 रुपये में मिलती है हमें। ये एक पैड जो होता है वो करीबन 100 से 150 रुपये का मिलता है। और मासिक का जो कप होता है वो हमें 400 से 500 रुपये का मिलता है, जो 8 से 10 साल चलता है। तो ऐसे देखा जाए तो हम डिस्पोजेबल पैड में जितना खर्चा करते हैं हर महीने, उसको हम अगर 5-6 महीने का खर्चा जैसे हम एक बार करें ऐसा कुछ प्रोडक्ट रीयूजेबल इस्तेमाल करने में, तो हमारा 5 से 10 साल का टाइम
उसी खर्चे में निकल जाता है, और जो हमारी और पर्यावरण की सेहत के लिए कई किस्म से लाभदायी है। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों प्रोडक्ट है, मतलब डिस्पोजेबल पैड की बजाय हमें एक एनवायरमेंटली और हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल की तरह से हमें हमारे जो चॉइसेस है वो हेल्दियर बनाने की बहुत ही जरूरत है। तो जैसे हमें सर ने आगे बताया कि जैसे जैसे 3R हम यूज करते हैं, जैसे रीयूज, रिसाइकल, और तीसरा क्या है, रिड्यूस, है ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसमें एक चौथा हमें जैसे कहा जाता है कि रिफ्यूज। हमें ऐसी चीजें जो हमारे लिए नुकसानकारक है उसे हमें रिफ्यूज भी करना चाहिए। तो रिफ्यूज जो चीजें करने जैसी है, जैसे हम प्लास्टिक की बैग, सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमें प्लास्टिक की बैग लेने से इनकार करना चाहिए। वैसे ही मासिक स्वच्छता के लिए अगर हमें कोई डिस्पोजेबल पैड हमें दे, मुफ्त में भी कोई दे, तो हमें उसका इनकार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी बोल दिया। अभी आपकी ओर से आप इसके बारे में जो कोई भी जानना चाहे, मासिक के बारे में, मासिक स्वच्छता के बारे में, या रीयूजेबल ऑप्शंस के बारे में आप कोई भी सवाल करना चाहोगे तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार। गुड आप लोगों आफ्टरनून को, मैम। हाँ हाँ बोलिए मीरा मैम। कहिए कहिए। गुड आफ्टरनून मैम सर। गुड आफ्टरनून, आपने गुड आफ्टरनून। आपने बोला ना कि कपड़े का पैड आप यूज कर सकते हो, तो फिर वो मतलब ऐसा होता है जो हम पैड, सैनिटरी पैड यूज करते हैं, वो हम लोग इसलिए ज्यादा यूज करते हैं ताकि वो हमारे कपड़े खराब ना करे, जो हम कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो कपड़े गंदे ना हो करके। तो फिर अगर हम हाँ, ऐसे यूज कर रहे हैं तो क्या हमारे कपड़े गंदे नहीं होंगे जो हम पहन रहे हैं, पैंट या? हम डिस्पोज ये रियूजेबल पैड होंगे तो इसमें ये लेयर है, ये जो काला वाला लेयर है ना, उसमें ऐसा प्रोसेस किया होता है, पीयूएल प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसकी वजह से ये कपड़ा ऐसा बन जाता है कि जो इम्परवियस बन जाता है। इम्परवियस मतलब पानी वहां से या गीलापन बाहर नहीं जा सकता है। तो ये रीयूजेबल क्लॉथ पैड जो मॉडर्न डे, हम कोई भी कपड़ा पहने, मानो मैं मैं धोती का कपड़ा बना के पहनती हूँ तो उसमें से खून बाहर जाएगा, खाली कापड़ होगा तो जाएगा। पर ये कापड़ के ऐसे अगर पैड बने हैं जिसमें ऐसा लेयर बनाया हुआ है तो उसमें से कपड़े खराब नहीं होंगे, बराबर। ओके। हाँ, तो ये ऐसा बनावट है इसकी, तो इसलिए ये कपड़े खराब होने का डर इसमें नहीं है। और मेंस्ट्रुअल कप में तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ये बाहर खून निकल ही नहीं सकता है, ये हमारा योनि मार्ग के अंदर ही के अंदर रहता है, और ये खून आजू बाजू से कहीं भी बाहर निकलता ही नहीं है इसमें, बराबर। तो ये दोनों ऑप्शन, ये जो हमारा एक दिमाग में रहता है कि हमारे कपड़े नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं बिगड़ना चाहिए, वो उसको ये मेंटेन करता है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, आप में से कोई भी मेंस्ट्रुअल कप या क्लॉथ पैड इस्तेमाल करता है अभी आज की तारीख में? क्योंकि अभी आप नेट पे अगर देखोगे ना तो आपको बहुत सारे इसके वीडियो या इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है नेट पे। तो जो मॉडर्न बच्चे जो है वो, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने इनके बारे में सुना ही नहीं हो, ऐसी कम संभावना है। पर किसी ने इस्तेमाल किया क्या? देखो, कप के इस्तेमाल में एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मानो हमारी मानसिकता का। क्या होता है कि हमें जैसे बचपन से ही हमें एक तो अपने एक्सटर्नल जेनाइटल्स के बारे में बताया नहीं जाता है, हमें ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत सिखाया नहीं जाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो दो पांव के बीच के हमारे जो अंग है, खास करके औरत के, उसको जैसे बहुत ही सीक्रेसी
के पहलू में डाला जाता है, तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमारे अंग कैसे हैं, है ना। तो लड़की को जब ऐसा मालूम ही नहीं होता है कि ऐसी जगह है, ऐसी जैसे पाइप जैसी जगह है जो स्ट्रेचेबल है, जो अंदर कुछ चीजें रख सकते हैं अंदर और वो ग्रहण कर सकती है, तो इसलिए जो हमारा एक माइंडसेट ऐसा बना है कि हम अपने ही अंगों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो मानसिकता है वो हमें मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से रोकती है। चलो, और दूसरा क्या है, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे योनि मार्ग में एक जैसा योनि पटल जैसी कोई चीज होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं, और जो टूटता है जब हम शादी करके पहली रात पे वो टूटना चाहिए और खून निकलना चाहिए, तो ही हम जैसे कुमारी का है ऐसा प्रूव होता है। आप क्या मानते हो, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या, या ऐसा मानना सही है क्या? क्या कहते हैं आप लोग? कोई जवाब देगा? हेलो, हेलो सर, हेलो। हाँ, कोई भी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ, कोई बोलो कि आपको क्या लगता है कि ऐसी जो मान्यता है कि योनि पटल शादी के टाइम पे इंटैक्ट होना चाहिए, क्या वो सही है? No. हाँ, वो गलत, वो मान्यता ही गलत है, क्योंकि योनि पटल क्या है? तो हमारा जो ये डेवलपमेंटली ये जो बनता है योनि मार्ग, तो योनि मार्ग का अपर 2/3 पार्ट है वो ऊपर से बनता है, अंदर की टिश्यू से बनता है, और लोअर 1/3 जो पोर्शन होता है वो स्किन की ओर से बनता है। फिर दोनों मिल जाते हैं, तो जो उनका जो मिलने की जगह है उसे हम एक वहां पे एक इलास्टिक थीन लेयर बनता है जिसे हम हाइमेन या योनि पटल कहते हैं। वो वैसे भी उसमें ब्रेक होता ही है, नहीं तो हमारा मासिक भी बाहर नहीं आता, क्योंकि वो एक थीन प्लास्टिक का लेयर जैसा एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन होती है। तो वो मेम्ब्रेन में छेद होना तो जरूरी है, नहीं तो हमें मासिक भी बाहर नहीं आता है। और वो पटल जो होता है उसका काम ही ब्रेक होना होता है, उसका और कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। और वो कब ब्रेक हो सकता है? वो कोई भी रूटीन एक्टिविटी से ब्रेक हो सकता है। वो कब ब्रेक होता है वो भी हमें नहीं मालूम होता है। हम जब खेलते हैं, कूदते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, कई किस्म के खेल खेलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, मतलब हमारे जीवन की जो डेली एक्टिविटीज होती है उसमें वो कब उसका टूट गया होता है वो हमें मालूम नहीं होता है। और उसकी स्ट्रेचेबिलिटी भी हर इंसान में अलग अलग होती है। अगर किसी ने मतलब संभोग किया है, जातीय संबंध रखा है, फिर भी वो योनि मार्ग इंटैक्ट रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वो उस टाइम भी फट सकता है या उसके पहले भी कभी फट चुका होता है, ऐसा भी हो सकता है। और जब हमें ऐसा मान लेना कि योनि पटल का फटना ही कोई लड़की की कौमारिक होने का प्रमाण है, तो वो कितनी हद तक सच्चा है? और दूसरा, लड़कों में तो ऐसी कोई टेस्ट है ही नहीं। हम लड़के ने कभी किसी से संभोग किया है या नहीं है ऐसा जानना तो हम कोई जरूरी भी नहीं समझते हैं। तो हम लड़कियों के लिए ऐसा कुछ रखें और लड़कियों के लिए ऐसा का कोई इक्विवेलेंट कुछ ना हो, तो वो भी कोई सही बात तो मुझे नहीं लगती है ना। हम जैसे जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए, ऐसी बात करते हैं, तो हमें ऐसी सोच रखना कि लड़कियों का कौमार पटल इंटैक्ट होना चाहिए और उनको खून निकलना ही चाहिए तो ही उसका प्रमाण है, तो वो बहुत गलत है। और ये योनि मार्ग, ये पटल है वो स्ट्रेच भी हो सकता है खाली, तो मेंस्ट्रुअल कप रखने से भी वो खाली स्ट्रेच हो ऐसा भी हो सकता है, वो फट भी सकता है, और उसको कुछ नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि ये इसका प्रयोग से लड़की की
मासिक को मैनेज करने में आरामदायकता और स्वच्छता और सुकून जो कहते हैं वो मेंस्ट्रुअल कप से बहुत ज्यादा मिल सकता है। अभी लड़की कितनी उम्र में शादी करेगी वो भी नहीं मालूम है। पहले के हम ऐसा कह सकते हैं कि मानो अगर कोई लड़की की मदर यूज करती है तो वो टीन एज में भी ये पहनना सीख सकती है, क्योंकि उसको कोई अच्छे से सिखाने वाला होता है। वरना 18-19 साल में जब हम मैच्योर हो जाता है, मतलब हमारा आंतरिक जो अंग होता है वो प्रॉपर हो जाता है, तो उसके बाद में हम कभी भी इसका इस्तेमाल करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमें शरीर से फेमिलियरिटी होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा योनि मार्ग कहाँ है, कैसा है, और हम इसके समझ के साथ इसके वीडियो देख सकते हैं, हम जो उसका उपयोग कर सकता पूछ सकते हैं, और फिर हम इसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें हमारे मन से डर निकाल देना चाहिए पहले। ऐसा नहीं करना चाहिए या ये कोई गलत चीज है अंदर अपने आप में मेंस्ट्रुअल कप ना रखना कोई लड़की के लिए वो अच्छी बात नहीं है, ऐसी मान्यता दूर करनी चाहिए और मेंस्ट्रुअल कप का प्रयोग करना चाहिए। आप सब कॉलेज में है तो सब आप 18-19 से अप हो, तो आप आराम से ये इसका उपयोग कर सकोगे, जिससे आपकी भी सेहत अच्छी रहेगी और आपके पर्यावरण की भी। और आपको अगर इसमें कोई भी, मेरा नंबर मैं शेयर कर सकती हूँ, आपको इसके ट्रांजिशन में कोई भी सवाल हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हो, गाइड करते हो, तो भी मैं दे सकती हूँ। हम आपको साथ ऐसा वीडियोस, एक सोच करके कंपनी है जिसके वीडियोस अवेलेबल है, मेंस्ट्रुअल कप कैसे पहना जाता है, निकाला जाता है, ऐसा सबका कापड़ के पैड कैसे पहनने चाहिए, निकालने चाहिए, कैसे साफ करने चाहिए, ऐसी सब वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसका आप उपयोग करके आप अपने लिए प्रॉपर प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, यू चूज कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। आप सोचो कि मैं अगर डिस्पोजेबल पैड यूज करती हूँ तो मैं हर महीने कम से कम 500 ग्राम का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती हूँ। मेरे जो पैड खून से लद जो पैड होते हैं वो कम से कम 500 ग्राम का कचरा बनाते हैं हर महीने। तो क्या मुझे मेरा फर्ज नहीं बनता कि वो कचरे को पर्यावरण में जाने से रोकूं, और उसमें मेरी भी सेहत अच्छी होने वाली है। मेरी मेरी सेहत को भी उतना ही फायदा है जितना पर्यावरण, बराबर ना? तो मुझे दोनों का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है और पर्यावरण है। आपको लगता है कि मैं सही बात कर रही हूँ? कर सके ऐसा है कि नहीं, कि आपको लगता है कि नहीं ये कुछ करने जैसी चीज नहीं है? डॉक्टर राजेश सर, आपके यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनसे इंटरेक्शन हो सके तो करवा दीजिए। Yes, Suresh. No problem. आप ये मासिक कैसे आता है ये सब के बारे में तो सबको मालूम है ना? मासिक क्या है, क्यों आता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है औरत की सेहत Yes, के ma'am. लिए? Yes. Yeah. क्या सवाल है? कोई आपके कोई एक रिप्रेजेंटेटिव अगर मुझे बताएगा तो मैं आपको इंटरेक्ट यस, कर पाऊंगी। डॉक्टर राजेश सर वो कर रहे हैं। वो हाँ जिस हॉल में बैठे हैं वहाँ पर हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो कर रहे टेक्निकली। हाँ हाँ। Just explain the physiology of the menstrual cycle. अच्छा चलो, बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, कोई भी औरत जन्म लेती है, मतलब बच्ची जब पैदा होती है, तो अपने ओवरीज, ये अन्नपिंड है,
बराबर। ये प्रजनन तंत्र में क्या है, तो ये योनि द्वार है, यहाँ पे ये योनि मार्ग है या वजाइना, फिर उसके ऊपर गर्भाशय है। ये जो लाल दिख रहा है वो गर्भाशय की अंदर की दीवार है। फिर उसमें से दोनों बाजू से एक एक नली निकलती है जिसे बीज नली कहते हैं। बीज नली का जो उसका आखिर का भाग होता है, उसका वो हाथ के पंजे की माफिक होता है। और उसके थोड़े दूर जैसे ये दो ग्रंथि होती है जिसे अंडपिंड कहते हैं। अंडपिंड हमारी प्रमुख ग्रंथि है जिसमें स्त्री बीज बनते हैं। अभी प्रजनन क्या है, तो प्रजनन मतलब कि एक सजीव अपने जैसा ही दूसरा सजीव बनाए, ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे प्रजनन कहते हैं। और जैसे हमारे शरीर के अलग अलग तंत्र अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग अंग उसमें हिस्सा लेते हैं, वैसे प्रजनन करने के लिए कुदरत ने औरत और मर्द में अलग अलग अंग दिए हैं जो हमारे प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। एक प्रजनन तंत्र ही ऐसा तंत्र है जो औरत और मर्द में अलग होता है, बाकी सब हमारे तंत्र एक जैसे होते हैं। जन्म के समय हमारी जाति की परख हमारे बाह्य प्रजनन अंग जो हमारे दो पांव के बीच में होते हैं उससे होती है। उससे हमें मालूम पड़ता है कि हम लड़की है या लड़का है। जब हम टीन एज में आते हैं या तरुणावस्था में, जो 10 से 19 साल या 9 से 19 साल के 10 साल का जो अंतर होता है, उसके दौरान हमारे मगज की पिट्यूटरी ग्रंथि से एक संदेश जाता है हमारे प्रजनन तंत्र की पास। जन्म से हमारे प्रजनन तंत्र में, औरत के प्रजनन तंत्र में, अंड पिंड में करीबन 40 से 60 हजार अपरिपक्व बीज हाजिर होते हैं, पहले से होते हैं। पर हमारा प्रजनन तंत्र एक तंत्र है जो जन्म से काम नहीं करता है। जन्म होने के बाद प्रजनन तंत्र सो जाता है, मतलब उसको जो काम करना है वो बचपन में नहीं करना है, तो वो आराम करता है। उसको जगाने का काम पिट्यूटरी करता है। पिट्यूटरी में एक जैविक घड़ियाल होता है, घड़ी जैसी रचना होती है जो समय समय पर हमारा शरीर कैसे काम करेगा वो तय करती है। तो वो पिट्यूटरी से संदेश जाता है हमारे अंडपिंड में कि अभी तक आप सोए, अभी आप काम करना चालू करो, आपको पुख्त होने का काम करना है, प्रजनन तंत्र को एक्टिवेट करना है। तो अंडपिंड जो होता है, ये संदेश मिलता है अंडपिंड को हार्मोन्स के जरिए। पिट्यूटरी के हार्मोन्स एक्टिवेट करते हैं अंडपिंड को, और अंडपिंड भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वो अपने हार्मोन्स बनाना शुरू करती है। तो अंडपिंड में से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके नाम है इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दो किस्म के हार्मोन पहले निकलते हैं, और हर हार्मोन कैसे काम करता है वो अलग अलग अंग को संदेश देता है कुछ काम करने का, और वो काम फिर वो अंग वो संदेश के हिसाब से करती है। तो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हमारे शरीर में जाके हमारे अलग अलग अंग को विकास करने का संदेश देती है, जिसे हमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स मिलते हैं। जैसे वधारे का हमारे जातीय और जो एक्सप्रेशन होते हैं, एक लड़की जो होती है वो औरत बनती है इससे। जैसे हमारा आवाज बदलता है, बगल में पेड़ा में बाल आते हैं, स्तन का विकास होता है, कमर पतली बनती है, पेड़ू की जो हड्डी होती है वो चौड़ी होती है, हमें एक आकार मिलता है औरत का। और तो शुरू में 2-3 साल पहले हमारे शरीर का विकास होता है। इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कुछ कम होती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती है। कुछ पर्याप्त मात्रा हो जाने पर दूसरा चीज होता है, तो अंडपिंड में जो बहुत सा बीज थे उसमें से कोई एक बीज परिपक्व बनता है। सिर्फ एक बीज परिपक्व बनता है। बीज परिपक्व बनने के बाद उसमें मतलब कुछ विकास होता है उसका। उसके आजू बाजू में एक पानी का जैसे थैली जैसा बनता है, पानी का बबल जैसा बनता है। फिर वो बबल बाहर की ओर आता है अंडपिंड के, और अंडपिंड में से वो बाहर की दीवार फूट के
बीज बाहर निकल आता है और वो बीज को झीलने के लिए ये बीज नली का पंजे जैसा भाग खड़ा रहता है। जैसे आप अगर देखो तो मानो सोच लो कि ये गर्भाशय है, ये हाथ जो है वो बीज नली है और हाथ के पंजे जो है वो जैसे बीज नली का आखिर का भाग है और यहाँ पे कहीं पे अंडपिंड होता है। सोचो कि जैसे ये अंडपिंड में से ये बीज परिपक्व बनता है, कुछ फूटता है और उसको गर्भाशय की जो बीज नली का छेड़ा होता है वो उसको पकड़ लेता है और बीज अंदर आ जाता है। फिर ये बीज अंदर से धीरे धीरे आगे जाके ये गर्भाशय के पोलांड की ओर जाता है। बीज जो निकलता है उसको अंड विमोचन कहते हैं। अंड विमोचन होने के बाद परिपक्व बीज सिर्फ 24 घंटा जीता है। बीज निकलने के बाद और वो बीज अपने आप में आगे नहीं जा सकता क्योंकि वो गोल होता है, वो पांव बांव नहीं होते कि वो आगे चल सके। पर बीज नली के अंदर एक ऐसे रेसे जैसी रचना होती है जो उसको धक्का देते हैं और धीरे धीरे करके बीज आगे जाके गर्भाशय की ओर जाता है। बीज निकलने के बाद एक दूसरी प्रक्रिया बनती है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलना अंडपिंड से चालू रहता है और उसी हार्मोन के असर से गर्भाशय की अंदर की दीवार जो होती है वो बहुत सारे खून की नसों से लथपथ मोटी गद्दी जैसी बनती है। तो गर्भाशय की दीवार मोटी बनती है, 2 हफ्ते तक वो प्रक्रिया चालू रहती है। बीज निकलने के बाद में गर्भाशय की दीवार अंदर की मोटी होना 2 हफ्ते तक चालू रहता है। 2 हफ्ते के बाद गर्भाशय अपनी ओर अंदर झांकता है कि मेरी अंदर जो बीज आया था वो जिंदा है या मर गया। तो उसे जवाब क्या मिलेगा? बीज अंदर जो आया था वो जिंदा था या मर गया? क्या जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा उसको? मर गया। मर गया, बराबर। तो जब उसको मालूम पड़ता है कि बीज मर गया है तो वो अंडपिंड को संदेशा देता है कि बीज मर गया है। तो जो हार्मोन्स वो बना था जिसके लिए वो दीवार मोटी होती थी, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाना अंडपिंड बंद कर देता है। तो औरत के शरीर में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है, बीज निकलता है और बढ़ती है, दीवार बनती है, फिर वो मात्रा एकदम कम हो जाती है क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाना अंडपिंड बंद कर देता है। तो जब औरत के शरीर में वो हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है तब वो अंदर की दीवार जो मोटी हुई होती है वो अंदर से अलग हो जाती है और अंदर की ओर जैसे घाव बनता है और उसमें से खून, वो दीवार, वो सब योनि मार्ग से, गर्भाशय के मुख से होकर, योनि मार्ग से होकर बाहर निकल आते हैं, जिसे हम मासिक कहते हैं। मासिक क्या है? मतलब परिपक्व बीज का, परिपक्व अंडकोश का जब फलिनीकरण नहीं होता है, मतलब उसमें से जब बच्चा नहीं बनता है, तब गर्भाशय को बच्चे को पोषण देने के लिए जो दीवार बनी होती है वो गर्भाशय के मुख से बाहर निकल जाती है, उसे मासिक कहते हैं। मतलब कि हर महीने कुदरत औरत जात में बच्चा पैदा करने का एक मौका देता है। हर महीने औरत में एक बीज बनता है और अगर बच्चा बनता है तो उसको पोषण देने के लिए एक दीवार बनती है। जब बच्चा नहीं बनता है तो जो कुछ उसने तैयारी किया है उसका जरूरत नहीं होता है तो वो बाहर निकल जाती है। ऐसा कहते हैं कि जैसे गर्भाशय में कभी कोई मेहमान आने वाला है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसको हम सब ताजा देते हैं ना, ताजा खाना बनाते हैं, उसको अच्छी सी उसके लिए पथारी बना के देते हैं। तो अगर हम तैयारी करते हैं और मेहमान नहीं आते हैं तो हम जो कुछ भी खाना होता है वो या खा जाते हैं या फेंक देते हैं। पथारी अगर हमने बनाई होती है तो उसको वापस रोल अप करके निकाल देते हैं। वैसे ही हमारा गर्भाशय या हमारा प्रजनन तंत्र, औरत का प्रजनन तंत्र हर महीने मेहमान के आने की तैयारी करता है। उसके लिए खाना बनाता है, उसके लिए मतलब एक बीज बनाता है और उसके लिए एक दीवार बनाता है।
जब बच्चा नहीं बनता है तो ये तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर वापस कोई नया बीज बनता है, वापस दीवार बनती है, वापस मासिक आता है। हर महीने ये प्रक्रिया होती है, इसलिए उसे मासिक कहते हैं। तो नॉर्मल मासिक क्या है? 2 से 7 दिन तक खून आता है। 2 मासिक के बीच का अंतर 21 से 35 दिन का होता है। और कब तक आता है? तो जो प्रक्रिया 10 से 15 साल के बीच में शुरू होती है, वो 45 से 55 साल में खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? जितने भी बीज होते हैं, मानो एक बीज हमारा परिपक्व बनता है ना? तो ये मानो, ऐसा मान लो कि हमारे पास सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में हमारे पास जैसे सेविंग अकाउंट है जिसमें 40,000 रुपये है। जब हम 10-12 साल के होते हैं, मासिक शुरू होता है, मतलब वो जो 40,000 में से कुछ बीज इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो जैसे एक बीज जब परिपक्व बनता है तो कुछ और बीज परिपक्व बनने की कोशिश करते हैं, पर एक ही बीज परिपक्व हो पाता है, बाकी के नष्ट होते हैं। तो हर महीने हमारे ओवरी में से 10-15 बीज कम होते जाते हैं हर महीने, है ना? तो जब हम नए बीज बना नहीं सकते हैं, पुराने खाली जो है उसमें से इस्तेमाल करते रहते हैं, तो एक समय आता है, मतलब 35 से 40 साल तक में हमारे सब बीज इस्तेमाल हो जाते हैं, परिपक्व हो जाए, ऐसा कोई बीज हमें बचता नहीं है, तो मासिक हमेशा के लिए बंद हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज या रजो निवृत्ति कहते हैं। पहली बार मासिक आता है उसे रजो दर्शन कहते हैं, जो 10 से 15 साल के बीच में होता है। और वो क्या बताता है? आपके जो आंतरिक अंग है, ये प्रजनन तंत्र है, वो हमें दिखता तो है नहीं, वो है कि नहीं वो भी हमें मालूम नहीं है। तो वो बराबर बना है और बराबर काम कर सकता है। मतलब जब हमें पहली बार मासिक आता है तो वो हमें बताता है कि हमारे अंदर सर्जन क्षमता है। हम जब चाहेंगे तो माँ बन पाएंगे, ऐसा हमें एहसास होता है। इसीलिए पहली बार मासिक आना भी सेलिब्रेट करने जैसी घटना है। पर क्योंकि हम ये सब बताते नहीं हैं, जो लड़की को मासिक आना है, 6ठे 7वें 8वें में पढ़ रही लड़की को जब मासिक शुरू होता है तो उसको मालूम ही नहीं होता है कि मुझे ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए हमारे सब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बनते हैं मासिक के साथ जुड़े हुए, पॉजिटिव नहीं बनते। सॉरी। तो मासिक कैसे आया वो समझ में आया। बच्चा कैसे बनता है? तो जब ये बीज अंदर आया होता है, परिपक्व बीज, उस समय के दौरान जब औरत कोई लड़के के साथ या मर्द के साथ जातीय संभोग करती है, तो लड़के के प्रजनन तंत्र में बने हुए बीज, शुक्राणु, जो वीर्य में होते हैं, वो योनि मार्ग में आते हैं। वो करोड़ों की संख्या में होते हैं। उसका सिर होता है और पूंछ होता है। और शुक्राणु का काम क्या होता है? वो स्त्री बीज को ढूंढना। बहुत बड़ी मात्रा में शुक्राणु होते हैं, वो बहुत ज्यादा इतने होते हैं कि औरत के शरीर के लिए वीर्य एक फॉरेन बॉडी है, बाहर की चीज है। तो औरत का शरीर उसको मार देता है। तो योनि मार्ग और गर्भाशय की रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादातर शुक्राणुओं को मार देती है। जो बहुत ही मजबूत और प्रतिकूल संजोगों में भी जो टिक पाए, ऐसे जो शुक्राणु होते हैं, वो ही आगे जा पाते हैं। वो गर्भाशय या बीज नली के अंदर रहे, वो जो स्त्री बीज होता है, जो जिंदा होता है 24 घंटे तक, उसके इर्द गिर्द घूम लेते हैं। और शुक्राणु के सिर में से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो बहुत सारे शुक्राणु के सिर में से निकल के ही वो अंडकोश की जो दीवार होती है उसमें छेद कर सकता है।
तो कहीं एक जगह से दीवार थोड़ी नाजुक बनती है, उसमें से एक शुक्राणु अंदर जाता है, एक बीज के अंदर एक शुक्राणु अंदर चला जाता है, फिर दीवार वापस एकदम सख्त हो जाती है, बाकी जितने भी शुक्राणु अगर अंदर है वो मर जाते हैं। तो वीर्य के अंदर के करोड़ों, जैसे 100 करोड़ तक के शुक्राणु अंदर हो सकते हैं, उसमें से सिर्फ 400 या 500 शुक्राणु बच के जीवित अंडकोश के तक पहुंच पाते हैं। और वो बहुत सारे शुक्राणु केमिकल निकाल के उसकी असर से कहीं एक जगह से एक शुक्राणु अंदर जाए ऐसा वातावरण कर सकते हैं। जो एक शुक्राणु एक बीज के अंदर जाता है उसे फलिनीकरण कहते हैं। वो नए बच्चे का पहला कोश होता है, उसमें से पूरा बच्चा बनने की क्षमता होती है। वो एक बीज में से, एक कोश में से दो, दो में से चार, चार में से 8, ऐसे एकदम विकसित होते हैं। 48 घंटे के अंदर वो 16 कोश जितना वो बन जाता है। तब तक में वो गर्भाशय के दीवार के साथ अंदर जाके चिपक जाता है। वहां से उसको पोषण मिलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे अंदर बच्चा बनने लगता है। ऐसा होता है तब भी गर्भाशय 14 दिन के बाद, बीज के निकलने के 14 घंटे बाद वो अंदर जागता है कि मेरे अंदर जो बीज आया था वो जिंदा है या मर गया। तो अभी उसको क्या जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा? अगर बीज में से बच्चा बना है तो उसे क्या जवाब मिलेगा? जिंदा है। जिंदा है। तो अगर उसे जिंदा है ऐसा मालूम पड़ेगा तो वो अंडकोश को, अन्नपिंड को जवाब देगा, संदेशा देगा कि बच्चा बना है। तो अंडकोश जो होता है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और ज्यादा मात्रा में बनाएगा। तो मासिक आएगा? मासिक आएगा? अगर पेट में बच्चा बन रहा है तो मासिक आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा, क्योंकि मासिक तभी आ सकता है जब हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है ना? तो इसमें तो हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए जब हमारा पीरियड मिस होता है और अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे पेट में बच्चा है या क्या है, तो हम यूरिन टेस्ट करते हैं। तो जो एक्सेस हार्मोन होता है वो यूरिन के जरिए निकलता है। जो हमें यूरिन टेस्ट के, प्रेगनेंसी टेस्ट अगर हम करते हैं तो उसमें हम यूरिन का एक ड्रॉप डालने पर अगर 2 लाइन दिखती है तो वो हार्मोन है ऐसी मात्रा बताता है, और हमें मालूम पड़ता है कि प्रेगनेंसी है। जब तक प्रेगनेंसी होती है, पीरियड नहीं आता है, जहां तक ये गर्भाशय बहुत जो छोटा होता है, वो 9 महीने तक बच्चा बड़ा होता है। जो गर्भाशय हमें दिखता भी नहीं है, महसूस भी नहीं होता है, वो हमारी छाती तक का बड़ा हो जाता है। अंदर बच्चा भी हिलता है, वो हम महसूस कर सकते हैं। 9 महीने के बाद जब बच्चा बाहर निकलने का होता है, गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हमें मासिक में गर्भाशय अपने अंदर के खून को बाहर निकालने की कोशिश करता है, वैसे ही जब पूरा महीना हो जाता है तो बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश में गर्भाशय संकुचित होता है। ये गर्भाशय का मुख खुलता है, ये योनि मार्ग खुलता है, और बच्चा नीचे आके वही रास्ते से बाहर आता है जिस रास्ते से हमें मासिक में खून निकलता है। हमें जो ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी जो होती, हमारी जो ड्यूटी है वो हमारी माँ के गर्भाशय के साथ का कनेक्शन बताते हैं। ड्यूटी के अंदर नाड़ होती है, वो नाड़ गर्भाशय के अंदर की दीवार के ऊपर चिपकी होती है, जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं। बच्चा जब बाहर निकलता है तो नाल काट दिया जाता है, उसके बाद में बच्चे का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। तब तक बच्चा अपने जीवन के लिए पूर्णतः अपनी माँ के गर्भाशय से मिलने वाले पोषण के ऊपर निर्भर रहता है। और बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो नाल से जुड़ी हुई जो प्लासेंटा, गर्भाशय के अंदर की जो दीवार के साथ जो चिपकी होती है, वो भी बाहर निकल जाती है। और करीबन महीने तक हमें थोड़ा थोड़ा मासिक आता रहता है, ताकि ये पूरे तरह से अंदर की दीवार निकल जाए, और फिर खून बंद हो जाता है। फिर जब तक हम बच्चे को दूध पिलाते रहते हैं, तब कुछ टाइम तक हमें, हमारे हार्मोन्स इस तरह के होते हैं कि हमें मासिक नहीं आता है। फिर वापस बीज बनना,
वापस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलना, वापस मासिक आना, वो सब शुरू हो जाता है और औरत वापस गर्भवती होने के लिए उसका शरीर तैयार भी हो जाता है। तो इस तरह की गर्भधारण की और मासिक की प्रक्रिया जुड़ी होती है। हमें मालूम होना चाहिए कि अगर किसी को मासिक आता है तो ही उसको गर्भधारण करने की परिस्थिति उसके शरीर में पैदा होती है। बराबर। मैम और एक को मासिक, हाँ बोलो। क्विज में पूछा गया था कि मासिक किसको आता है, तो ऑप्शन था औरतों को, मर्द को, औरत और कुछ किन्नरों को। तो हम हाँ लोगों ने तो औरतों को मतलब क्लिक किया बराबर है। था। आमतौर पे औरतों को तो आता है, पर जो औरत को ये सब ऐसे अंग है, या जिसी को भी ये सब अंग है, जिसको ओवरी है, जिसको गर्भाशय है, उसी को मासिक आने वाला है। तो कुछ औरतें भी ऐसी होती है कि जिसको अगर ये अंग नहीं है तो उसको मासिक नहीं आने वाला। मानो औरत है, ओवरी है, पर गर्भाशय नहीं है, ऐसी भी कुछ कुछ एनामलीज होती है। और वैसे ही किन्नर, किन्नर मतलब कुछ जेनेटिक ऐसी एब्नॉर्मलिटी होती है जिसकी वजह से उसके अंग में औरत और मर्द दोनों के प्रजनन तंत्र होते हैं। तो ऐसे कोई मर्द किन्नर जिसे कहा जाते हैं, कि जो किन्नर में गर्भाशय होता है, योनि मार्ग होता है, ओवरी होती है, उसको भी मासिक आता है। तो जैसे उनके जो प्रजनन अंग होते हैं वो ना पूरे मर्द जैसे भी नहीं होते, पूरे औरत जैसे भी नहीं होते हैं, उनको भी किसी किसी को मासिक आता है। फिर कुछ थर्ड जेंडर जैसे और लोग कहे जाते हैं, जैसे मैं पैदा हुई हूं औरत की तरह, पर मेरा मानस ऐसा है कि मैं अपने आप को मर्द होने का महसूस कर रही हूँ, ऐसे लोग भी थर्ड जेंडर कहे जाते हैं। तो उनको भी मासिक आता है, तो वो अपने आप को औरत नहीं कहलाते हैं। बराबर, वो मानते हैं कि मैं मर्द ही हूं, पर फिर भी उनको मासिक, तो जो बायोलॉजिकली उनका जो शरीर है वो तो मासिक उनको भी आता भी है। बराबर। मानो मैं औरत की तरह पैदा हुई हूं, कुछ लोग सेक्स चेंज कराते हैं, है ना, थर्ड जेंडर के जो अलग अलग जैसे बोलते हैं ट्रांसजेंडर, तो वो सब जो एक कैटेगरी के लोग जो होते हैं उनको भी किन्नर जो कहते हैं, उनमें से भी कुछ कुछ लोगों को मासिक आता है। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन था क्विज में कि मतलब मासिक तभी आता है ना अरे गर्भ में अगर एक मिनट, कि रसोई घर में जाना या फिर सबके साथ खाना, मंदिरों को छूना, ये सब मतलब अलाउ नहीं होता। हाँ हाँ, मैंने ऐसा पूछा था कि इसमें से क्या हमें मानना चाहिए हाँ हाँ, तो उसमें या आंसर था पालना नहीं। चाहिए, तो आपको क्या बट लगता है? मैम वैसे तो हम लोग मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, पर अभी भी गांव में तो ये सब प्रथा मतलब चलती है कि तुम मंदिर में मत जाना, बड़ों के साथ हाँ। उठना बैठना नहीं, तो मतलब पहले किसी। के देखो, पहले के जमाने में इसका रीजन समझो। देखो, पहले के जमाने मैंने जैसे कहा ना कि जब कुछ साधन अवेलेबल नहीं थे मासिक को सोचने के लिए, तो तभी खून, हम जैसे अगर मुझे मासिक आता है तो मैं जहां जाती हूँ वहां पे खून के डब्बे पड़ेंगे, है ना, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा साधन नहीं है जिसमें मैं खून को कर्टेल कर सकूं। तो उस जमाने में जैसे हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि लड़कियों को एक जगह पे बिठाए रखना था, तो स्वच्छता रहे और इधर उधर खून नहीं गिरे, इसलिए उनको ये मत करना, वो मत करना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, ऐसा कहा हो सकता है। पर अभी इस जमाने में जब इतने साधन अवेलेबल है, हम कहीं खून सब जगह पे दाग करते घूमते नहीं हैं, तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी भी ऐसा पाला नहीं, मैंने रसोई भी किया, मैं मंदिर भी गई, मैं जहां घूमना है मैं घूमी, तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसा कोई साइंस नहीं कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो लिखी गई थी ये सब गैर मान्यता है। मानो कई घरों में ऐसा होता है कि रसोई नहीं बनाना है, रसोई घर के नजदीक जाना नहीं है। फिर मानो कोई है ही नहीं घर में, कोई और रसोई बना सके ऐसा नहीं है, तो क्या हमें भूखा रहना है? हाँ, तो हम बना लेते हैं, अगर कोई और नहीं होता है तो हम बनाते हैं, तो कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। बराबर। तो हमें जो मान्यताएं साइंस से या रीजनिंग से
हम प्रूव नहीं कर सकते हैं तो उसको हमें चैलेंज करना चाहिए। हम बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं ना, जैसे मोबाइल जैसी चीजें हम कहाँ देखी थी, कैसी हम ऐसे देख के गांव दूर तक हम बात कर सकते हैं, ऐसी ऐसी अभी आज जो पॉसिबिलिटी है पहले थी क्या? तो अगर हम पुराने जमाने को पकड़ के पुरानी जो मान्यता है उससे पकड़ के रखेंगे तो हम कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे? तो ये सब गैर मान्यता है, उसको हमें समझना चाहिए कि ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान नहीं कहता है कि आपको रसोई छूने से कुछ नुकसान होगा। विज्ञान नहीं कहता है कि मंदिर में जाने से कुछ तकलीफ होगी। और मंदिर में तो हमारे भगवान में जैसे औरत भी होती है, जैसे लक्ष्मी भी होती है, सीता भी होती है, द्रौपदी भी होती है ना? तो ये सब मानो हमारे जो देवी देवता है, तो उनको भी मासिक आता है ना, तो उनको तो हम मंदिर में से निकालते नहीं है कि चलो सीता माता को अभी मासिक हुआ है, चलो 5 दिन बंद मंदिर, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। तो अगर उनका मासिक आता हो तभी भी हम उनकी पूजा कर सकते हैं, तो अगर हमारे मासिक आता है तो हम जाग क्यों नहीं सकते? कोई लॉजिक नहीं है ऐसा। तो जितने लोग ये समझे जाने और अपने जीवन में आप बदलाव लाओगे, बहुत सारे लोग अपने जीवन में बदलाव लाओगे तो पूरे समाज में बदलाव आएगा, है ना? तो हमें जो हमारे हम संस्कृति के नाम पे या हम मानते हैं कि हम तो ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, ऐसा लिखा है, तो वो साइंस नहीं है। हमें साइंस और जो हमारी जो मतलब स्क्रिप्चर्स है वो दोनों को मैच करके करना चाहिए। तो कुछ ब्लाइंडली ये सब कोई भी गैर मान्यता को फॉलो नहीं करना चाहिए, उससे हमें कोई फायदा नहीं। ओके मैम। मैम, पीसीओडीज हाँ, आजकल बहुत कॉमन है, मतलब वो क्या होता है और इतना मतलब क्यों हो रहा है सबको? तो पीसीओडी या पीसीओएस जो होते हैं ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम कहते हैं, वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस से पैदा होने वाली तकलीफ है, जिसमें बहुत सारे बीज परिपक्व होने की कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाते हैं। परिपक्व बीज अगर फूट के अन्नपिंड में से निकल के फिर जो नली में आता है तो ही गर्भाशय की दीवार बराबर बनती है और मासिक की प्रक्रिया होती है। ऐसा कहा जाता है कि अभी हमारे खाने में जंक फूड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे केमिकल से हम एक्सपोज होते हैं, जैसे हमारे खाने में जैसे जंतुनाशक दवाएं हैं, हॉर्मोन्स है, ये सब की मात्रा हमारे शरीर में बाहर से भी आने की वजह से बहुत बढ़ गई है। और इसलिए औरत के शरीर के अंदर का हार्मोन का संतुलन, जो ये मासिक प्रक्रिया लाने में मदद करता है, वो बिगड़ जाता है। और इसलिए बहुत सारे बीज बनने लगते हैं, तो उसमें से कोई भी फूटता नहीं है। और बीज जब तक फूटता नहीं है तब तक मासिक की प्रक्रिया होती नहीं है। तो पीसीओएस या पीसीओडी एक हार्मोनल डिस्टरबेंस की परिस्थिति है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब अगर किसी लड़की को 35 दिन के ऊपर भी उसको मासिक नहीं आता है, 2 मासिक के बीच का अंतर अगर 35 दिन से भी ज्यादा है, और अगर 2 महीने से ऊपर अगर आपका मासिक जाता है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करा के ये जानना होता है कि अगर आप में बीज निकलने की प्रक्रिया बराबर होती है कि नहीं होती है। जिसको अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है उसको बहुत लंबे अरसे तक दवाई और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का उपयोग करके अपनी सेहत को सुधार करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चल को उसको और भी हार्मोनल डिस्टरबेंस की बीमारियां, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ऐसी तकलीफें भी आगे चल के हो सकती हैं। तो पीसीओएस या पीसीओडी जो कहते हैं, वो इरेगुलर डिलेड पीरियड की समस्या है,
जिसमें आपको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकता है, बहुत ज्यादा पिंपल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वेट गेन हो सकता है, आवाज की भी हॉर्सनेस हो सकती है। तो अगर ये सब चीजें अगर किसी को होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेके वो हार्मोनल डिस्टरबेंस जो है उसको करेक्ट करना चाहिए। एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में मैं बता दूं कि जो लड़की को ऐसा होता है उसको क्या करना चाहिए। तो अपनी हार्मोनल बैलेंस करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आता है, तो उसको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना चाहिए, एक्स्ट्रा शुगर फैट नहीं लेना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि उसका वेट बैलेंस में रहे और शरीर में हार्मोनल बैलेंस बना रहे। तो उसको मतलब ये बहुत ही थोड़ी कष्ट देने वाली और जैसे लंबे अरसे तक करते रहने वाली चीज है। उसमें कसरत में कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है और बाकी जैसे फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कम से कम 1 घंटा डेली कुछ कसरतें करनी चाहिए ताकि हार्मोनल बैलेंस बराबर बने रहे। तो ऐसे तो हर औरत को करना चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल में 1 घंटा एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट ये हमारी जैसे लाइफस्टाइल का पार्ट ही होना चाहिए जो हमें हमारी सेहत अच्छी रखने में मदद करता है। बोलो और कुछ सवाल है आप लोगों को? ये मेंस्ट्रुअल कप और पैड पीरियड पैंटी ये सब चीजों के बारे में आपको मालूम था? कुछ नया जानने को मिला आपको? हेलो। यस मैम। हाँ, आपको कुछ ये जो सेमिनार में हमने जो बातें की वो कुछ काम में आएगी? यस मैम। हाँ। तो बहुत अच्छा आप लगा। नहीं, आप लोग अभी जैसे देखो मैंने कुछ जाना कुछ समझा, अभी इसको जीवन में उतारो। अगर आप इसको जीवन में उतारोगे तो ही आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे, है ना? आप डिस्पोजेबल पैड यूज ज्यादातर आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो अभी जो जितने बैठे हैं? और इसमें से आपको लगा कि ये चीजें लड़कों को भी जाननी चाहिए? क्या लड़कों के लिए ये जरूरी था ये सेमिनार या नहीं? लड़के थे या नहीं थे इस सेमिनार में? लड़के भी है बैठे हुए या लड़कियां ही है? हाँ मैडम, लड़के। लड़के हैं ना? यस मैडम। तो लड़कों को हाँ लड़कों को हाँ। क्यों जानना चाहिए सर? आपको क्या लगा लड़कों को क्यों जानना चाहिए ये सब चीजें के बारे में? It is कोई necessary for बताएगा? the sensitization. बराबर है, क्योंकि लड़कियां लड़के कोई अलग देश में या अलग जगह पे नहीं रहते, दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा है ना? और दूसरा ऐसा है कि हाँ। हमारे समाज में अभी भी जो डिसीजन मेकर होते हैं ना, वो कौन है? कौन डिसीजन मेकर है हमारे घर में? ज्यादातर डिसीजंस लड़के लेते हैं। जैसे फैमिली डिसीजंस जो होते हैं तो वो ज्यादातर लड़कों के हाथ में होता है। कौन कितना खर्चा करेगा वो भी कुछ हद तक लड़कों के हाथ में होता है। तो और जैसे हमारे फैमिली का हिस्सा है, हमारी बेटी है, बहू है या वाइफ है, माँ है, बहन है, तो लड़कों के साथ रिश्ते में जितने भी और औरतें जुड़ी हुई होती है उनको अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो या उनके जीवन में सुधार आने की जो कुछ भी बातें होती है तो उसके बारे में पूरे समाज को जैसे मालूम होना चाहिए, है ना?
तो लड़कों को भी अगर ये सब चीजें मालूम होना चाहिए, कैसे पीरियड जैसी चीजें होती है, क्यों होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा है और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। लड़के लड़की एक दूसरे को, अगर हम ऐसी इंटीमेट बातें भी एक दूसरे की जाने, तो हम एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर हम सपोर्टिव रोल अदा कर सकते हैं। इसलिए लड़कों को भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए। मानो जितने भी लड़के आए हैं, तो वो अपने, अगर ये डिस्पोजेबल पैड और मेंस्ट्रुअल कप जैसे ऐसा होता है, इससे इतना फायदा है, अगर वो जाने तो वो उनकी बहन, बेटी, माँ सबको बता सकते हैं कि हाँ चलो ऐसा होता है और आप इसके बारे में जानो और इसका प्रयोग करो। कर सकते हैं ना। बदलाव की भूमिका में हर किसी का हिस्सा होता है। तो इसलिए हम नहीं मानते, हम मानते हैं कि ये मासिक के बारे में जो भी बदलाव की प्रक्रिया है, उसमें लड़कों का भी इतना ही हिस्सा है जितना लड़कियों का हो सकता है। मैम एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द बेड रिडन पर्सन हु आर क्या आल्सो बेड रिडन पर्सन जिनके डिस्पोजेबल पैड्स लगते हैं, नॉट या उसमें रीयूजेबल पैंटी, मतलब जो बेड रिडन पर्सन होते हैं ना, तो ये जो पीरियड पैंटी होती है ना, ये जो पैंटी ऐसी होती है, तो ये यूरिन को सोक करने के लिए भी यूज होती है, स्टूल को सूखने मतलब उसमें भी यूज होती है। तो जैसे हम डाइपर या पैड यूज करते हैं, वैसे ही ये रीयूजेबल जो पैंटी होती है उसका उपयोग हम कर सकते हैं इवन बेड रिडन में। तो इसको खाली ये धोने की प्रक्रिया है जो करना पड़ता है। तो मानो हर रोज आप पैड लेके, मतलब ये जो डिस्पोजेबल पैड का तो कितना, जो बेडरिडन व्यक्ति के लिए जो कचरा पैदा होता है, मैंने कहा ना, जो बेंगलोर में जो उन्होंने सर्वे किया था, तो एडल्ट डायपर का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है इसमें। मानो बच्चे के लिए भी, मानो पहले हम लंगोट पहनाते थे बच्चों को, हम कहाँ डायपर पहन के बड़े हुए, है ना। हम लोग जब बच्चे थे तो हमने कभी डायपर नहीं पहना, और अभी आजकल के सब लोग बचपन से, जैसे बच्चे पैदा नहीं हुए उनको डायपर पहनाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस में ही प्रॉब्लम है। हमें ऐसा लगता है कि एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया, हमारी नजर से दूर गया, तो हमें उसका कोई केयर नहीं। वो एकदम क्या बोलते हैं कि हमें हमारी लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एवरीथिंग अराउंड अस बताता है। तो हमें ऐसी कल्चर का या ऐसे चेंज का हिस्सा नहीं बनना है। जो चीज इस्तेमाल होती है ये सब मानो बच्चों को, बचपन से मानो बच्चों को भी डायपर पहना है तो बच्चों की सेहत को नुकसान करता है, बच्चों को भी रैश होते हैं, बच्चे को भी चेफिंग होता है। तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। डिस्पोजेबल जो मानो सैनिटरी चीज यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं तो हमें बदलाव ये रीयूजेबल की और ही करना पड़ेगा। चाहे हमें उसमें थोड़ी मेहनत पड़े, हमें धोने की कष्ट लेना पड़े, पर हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए वही अच्छा है। बराबर। ओके तो हम मैम। आपसे डॉक्टर विदा राजेश लें। सर, राजेश सर Yes, आपको sir. कुछ Thank you बात very करनी? much. It was very informative webinar for the all students of all stakeholders. So we are thankful to all of you for organizing such type of webinar in our institute. और हम चाहेंगे कि आपके स्टूडेंट्स जो है वो अभी मेडिकल फील्ड से है, तो ये सब हमारे मासिका महोत्सव और ये चेंज का हिस्सा बने, वो खुद इस्तेमाल करे और आगे चल के ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करे। वो खुद ऐसे सेमिनार कर सकते हैं। ये सब Yeah, मतलब माहिती, एनएसएस के स्टूडेंट्स है, तो जब भी yeah, आप लोग और गाँव से कैंप्स वगैरह करते हो या एक्टिविटीज करते हो, तो आप ये अवेयरनेस की एक्टिविटी को आपकी रूटीन yeah, yeah. एक्टिविटी का भी हिस्सा बना दे सकते हैं। Definitely, madam. We will implement in the routine life society. यस सर, यस सर, Yeah. यस। Uh, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यस अस यस दिस हाँ। अपॉर्चुनिटी। मैं Thank you. संकल्प फाउंडेशन और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज
की तरफ से सभी का एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और डॉक्टर अमी मैम, आपने जो कीमती समय हमें दिया, इसके लिए भी आपको स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा। और हमेशा हमारी ये कोशिश रहती कि जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, जो भी अच्छे आपके जैसे महानुभाव काम कर रहे ग्राउंड पे, उनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा तरीके से कैसे अवेयर करने के लिए बुला सके, ये हमारी कोशिश रहती है। तो मैं आप सभी को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आखिरी में हम प्रार्थना से आज के प्रोग्राम का समापन करेंगे। और जैसे कि हमारे डॉक्टर अहिरे सर और डॉक्टर राजेश कोलरकर सर, वो हमेशा ये सारी चीजों के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, और वो हमें सपोर्ट करते रहते हैं। तो मैं उनको, वो तो हमारे परिवार का ही अभी हिस्सा है, तो हम तो उनका थैंक्स नहीं कहेंगे, लेकिन हमेशा उनका जो भी कोशिश रहता है उसके लिए सराहना करना चाहते हैं। तो एक छोटी सी प्रार्थना लेके हम आज के ये समापन करते हैं आज के प्रोग्राम का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।